सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज हम जो पाठ प्रारंभ करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पाठ है और एक विशेष संदेश भी हमको दे रहा है। तो पाठ का नाम है, हमारे जो कक्षा 12वीं की जो आरोह पुस्तक चलती है उस आरोह पुस्तक का जो पाठ है कविता के बहाने। तो देखिए बालकों, ये जिस प्रकार का वर्तमान में यांत्रिकी युग चल रहा है, इसको देख करके कवि कहीं न कहीं अपनी कविताओं के वजूद को लेकर, इन कविताओं के वजूद को लेकर आशंकित है। वो सोचते हैं कि इस प्रकार का चलता रहा तो फिर कविताओं का भविष्य क्या रहेगा और इस यांत्रिकता के युग में कविताओं को कौन पढ़ेगा। इसलिए उन्होंने सबसे अपनी भावनाओं को इस कविता में बहुत ही अच्छी तरीके से और कविता के महत्व को इसमें प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम पाठ में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ में जानकारी प्राप्त करें उसके पूर्व इसके जो कवि है कुंवर नारायण जी, उन कुंवर नारायण जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय भी हम जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी नई कविता की एक तरह से माना जाए प्रमुख कवि माने जाते हैं नई कविता युग के, और इस महानतम कवि का जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ। 19 सितंबर सन 1927 में इनका जन्म हुआ। और इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं जो हम देख रहे हैं, उन प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, इन दिनों जो रचना है इसको आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इन दिनों जो काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में से ही हमारी ये कविता ली गई है, कविता के बहाने। ठीक है, अपने सामने, आत्मजयी, मेरे हस्ताक्षर, इस तरह की उनकी प्रमुख रचनाएं रही है। पुरस्कारों की दृष्टि से हम देखें तो पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी साहित्य जगत का बहुत बड़ा पुरस्कार है, लोहिया सम्मान, इस तरह के कई सम्मान और पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया। तो आइए अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। तो कविता जैसे लिखा है, कविता एक उड़ान है कि कविता की तुलना। देखो, कवि अपनी कविताओं में क्या करता है, अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है, और अपने मन और भाव इनको किसी बंधन या सीमा में नहीं बांध सकते, आपको बताया। और अपने मन और भावों को वो समाज तक पहुंचाता है। समाज में जो जो बातें देखता है, जिसे कहते हैं ना, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस तरह की बात हम सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य समाज की हर समस्या, विचार, उनकी भावनाएं वह अपनी रचनाओं में प्रकट करता है। इसलिए कविता की तुलना अगर किसी से कर सकते हैं तो वह हम किससे करने सोचे, मान लो तो चिड़िया, कविता की तुलना मान लो चिड़िया की उड़ान से करें तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अगर कविता की तुलना चिड़िया के उड़ान से किया जाए, कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जाए तो यह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। आप देखते होंगे चिड़िया की उड़ान एक निश्चित समय और सीमा के पश्चात चिड़िया की उड़ान स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये थोड़ी अनंत तक उड़ती जाएगी, वो एक लिमिट होती है उसकी, उस लिमिट के बाद में चिड़िया उड़ना अपना आप ही बंद कर देती है। लेकिन कविता वह कभी रुकती नहीं है, उसकी सीमा असीम हो। ये कुछ शब्द इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, असीम, उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो उसकी तुलना अगर चिड़िया की उड़ान से की जाए तो भी उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि चिड़िया उसकी उड़ान को क्या जाने, अर्थात चिड़िया की एक उड़ने की एक सीमा होती है, जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, क्योंकि एक कविता जो है बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जहां पर कविता नहीं पहुंच सके। वह प्रत्येक स्थान पर सहजता से वो कविता पहुंच सकती है। इसलिए चिड़िया उसकी उड़ान से चिड़िया की तुलना नहीं हो सकती। कविता की उड़ान से चिड़िया की उड़ान की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि कविता असीम होती है, उसको किसी सीमा या बंधन में नहीं बांधा जा सकता।
वह कहीं पर भी किसी भी घर में सहजता से प्रवेश कर जाती है, इसलिए उसकी तुलना हम इससे नहीं कर सकते। दूसरे पद्यांश में देखते हैं कि दूसरे पद्यांश में होता है कि अगर कविता की तुलना फूलों के खिलने से करे तो क्या रहेगी। अगर कविता की जैसे चिड़िया की उड़ान से की है तो वह तो उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो एक निश्चित समय के पश्चात समाप्त हो जाती है। लेकिन फूलों के खिलने से अगर की जाए तो क्या रहेगा, तो फूल भी आपने देखा होगा, फूल की भी एक निश्चित सीमा होती है और उस समय सीमा के पश्चात फूल मुरझा जाते हैं। तो इसलिए फूलों से अगर तुलना की जाए तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब फूलों से तुलना करते हैं तो कविता का खिलना फूल भी नहीं जानते। कहने का तात्पर्य फूलों के खिलने से भी कविता की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि एक फूल जो है वो निश्चित समय और सीमा के पश्चात मुरझा जाते हैं, और जबकि कविताएं हमेशा खिली रहती है, कभी वो मुरझाती नहीं है। बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, क्योंकि कविता बिना मुरझाए निरंतर महकती रहती है, और इस तरह की महक को फूल नहीं समझ सकते। फूलों में वो महक नहीं रह सकती। फूल को हम एक बार तोड़ करके और अपने घर पर रख देंगे तो एक दो दिन बाद में मुरझा जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कविता अगर हमने अपने घर पर रखी है तो वर्षों बाद भी पढ़ेंगे तो उसमें वही महक विद्यमान रहती है। तो कविताओं को अगर फूलों के खिलने से तुलना की जाए तो वह उचित प्रतीत नहीं होती है, और चिड़िया की उड़ान से की जाए तो वह भी सही नहीं लगती है। तो फिर किससे की जाए, प्रश्न आता है फिर किससे तुलना हो इसकी। तो देखिए आगे अंतिम पद्यांश में बताया गया, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि कविता तो एक बच्चों के बहाने, बच्चों का खेल है। अगर कविता तो एक खेल है बच्चों के बहाने, आपने देखा होगा बच्चे जब खेलते हैं तो उनमें अपने पराये और छल कपट इन सब का कोई भाव उनके अंदर नहीं होता। निश्चिंत होकर के कहीं पर भी वो आ जा सकते हैं, और बच्चे के स्वप्न से उसकी खेल के बारे में उसकी तुलना अगर की जा सकती है तो बच्चे के स्वप्न से, क्योंकि बच्चे के स्वप्न भी असीम होते हैं, उनको भी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और बच्चे भी जो है बाहर भीतर ये घर वह घर, उनके लिए कोई सा घर पर आया नहीं है, सभी घरों में सहजता से चले जाते हैं, आ जाते हैं। आप देखा होगा कई बार बड़े लोगों के चाहे मनमुटाव होगा, आपस में बात नहीं करते होंगे, लेकिन बच्चे उस मनमुटाव को नहीं समझते, वह तो किसी के घर भी आसानी से जा सकते हैं। सब घर एक कर देने के माने, वो तो सब घरों को अपना ही घर मानते हैं, एक मानते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। इसलिए बच्चा ही जाने। तो अगर तुलना की जा सकती है तो किससे की जा सकती है, बच्चे के खेल से, बच्चे से, क्योंकि बच्चे के स्वप्न असीम होते हैं, उनको किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। बच्चे के मन में किसी प्रकार का छल कपट और राग द्वेष इस प्रकार का कोई भाव नहीं होता है, सबको अपना मानता है और सभी घरों को अपना घर समझता है। जिस प्रकार कविता का भी लगभग वही भाव है, कविता भी सभी घरों को अपना घर समझती है, किसी के मन में कोई, किसी के प्रति अपने मन में कोई भाव नहीं लाती है, हमेशा सजीव रहती है और हमेशा किसी सीमा में वो बंधन में नहीं रहती है। इसलिए कविता की तुलना न तो चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है और न फूलों के खिलने से की जा सकती है। अगर तुलना की जा सकती है तो किससे की जाती है, बच्चों के खेल से। ठीक है, तो इस तरह की बात हमको इसमें आनी चाहिए। ये तो हो गई हमारी व्याख्या। प्रसंग आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। अब रही बात इसकी प्रसंग से प्रसंग व्याख्या हम किस प्रकार लिखे, वह भी हमको आना चाहिए। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हम क्या करेंगे, आपको बताया था पहले भी कई भागों में बताता हूं मैं कि पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों काव्य संग्रह के शीर्षक, अब शीर्षक का नाम क्या है, कविता
के बहाने से अवतरित है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अवतरित है, इसमें कवि ने कविता की असीमता का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको व्याख्या लिखनी है, जो भी बता दी उस प्रकार हम व्याख्या लिखी देंगे। और विशेष की बात है तो विशेष के अंदर हमको क्या लिखना है? विशेष के अंतर्गत हमको लिखना है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। हिंदी का प्रयोग एक तो विशेष ही हो गया। दूसरा विशेष लिख सकते हैं हम, इसमें एक तो छंदमुक्त रचना है, छंदमुक्त रचना। एक लिख सकते हैं छायावादी शैली, छायावादी शैली का प्रयोग। इस प्रकार और एक इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे बाहर भीतर, ये घर वह घर, रे वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अलंकार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो अलंकार वाले भाग आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों भी लिख सकते हैं। तो ये कविता हमारी अपूर्ण होती है। अब इसके बाद में फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप निश्चित रूप से पूछिए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए धन्यवाद।